वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। हमारी खास पेशकश आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का विश्लेषण होता है यहाँ पर। और बहुत लोगों ने जो है जो आईपीओस कल बंद हुए हैं उनमें निवेश किया है, क्योंकि कम से कम सब्सक्रिप्शन के आंकड़े तो ऐसा ही बता रहे हैं कि लोगों का भरोसा अभी प्राइमरी मार्केट पे बरकरार है। अब बड़ा सवाल ये कि ये जो 3 आईपीओस बंद हुए हैं इनमें से किस में ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलेगा, जहां पर आपको अब अलॉटमेंट हो गई है वहां पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन्हीं तमाम पहलुओं में बातचीत करेंगे और एक एक नंबर्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम आंकड़ों को समझने में हमारी मदद करने के लिए अरुण जी के साथ साथ अब हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर जी भी जुड़ चुके हैं मुस्कुराहट के साथ। तो संदीप जी आपका स्वागत है। बताइए ज़रा वेस्टर्न करियर्स को लेकर के, अभी तीनों आईपीओ बात करेंगे लेकिन वेस्टर्न करियर्स से शुरुआत करते हैं। कैसे नंबर्स देखने को मिले, आखिरी आते आते जो है नंबर्स में सुधार देखने को मिला? बिल्कुल, आखिरी दिन सुधार देखने को मिला। ये 19 तारीख तक खुला हुआ था, 13 तारीख को खुल गया था। 163 से 172 का प्राइस बैंड है, जिसमें 493 करोड़ रुपए का इशू है। कंपनी के पास 400 करोड़ रुपए आए हैं। ओएफएस 93 करोड़ था और ये आईपीओ कुल देखें तो 32 गुना के आसपास भरा है। अब इसके डिटेल्स देखना बहुत अहम है। आप क्यूआईपी देखें जो कि लास्ट दिन तक एब्सेंट थे, करीब करीब 29 गुना के आसपास ये नंबर भर गया। और एनआई का कोटा 47 गुना के आसपास और रिटेल का हिस्सा भी 27 गुना के आसपास भरा है। और नेट आप देखें 32 गुना के आसपास का नंबर है। लेकिन चिंता की बात है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। आप देखिए 20 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको नजर आएगा। और अगर आप शुरुआत देखेंगे, जब ये आईपीओ खुला था तो एक समय 57 रुपये के आसपास का भी ग्रे मार्केट प्रीमियम पहुंच गया था। वो घटकर 50 हुआ, फिर सीधे 20 हो गया और अब 20 रुपये के आसपास ही रुका हुआ है। तो नो डाउट सब्सक्रिप्शन पिकअप हुआ, लोगों ने उत्साह दिखाया है, एंथुसियाज्म देखने को मिला है। लेकिन ग्रे मार्केट में वो जो उत्साह है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, कम फीका पड़ रहा है, ठंडा पड़ रहा है। सर जैसे जैसे दिन आगे बढ़े वैसे वैसे वेस्टर्न करियर में रुझान उस तरीके का देखने को नहीं मिला। हालांकि कल जो हमने कार्यक्रम किया था उस पर आपने डिटेल में बताया था, लेकिन बहुत सारे नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं आज के इस कार्यक्रम में। तो आपकी टिप्पणी वेस्टर्न करियर को लेकर के जानना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। बहुत लोगों के सवाल आए थे वेस्टर्न करियर को लेकर के, अब कि अलॉटमेंट अब तो हो गया है, क्या कैसे वापस लें, क्या करें। तो क्या निराश होने की आवश्यकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम देख करके, या आपको लगता है कि ठीक है जो हुआ सो हुआ? आपकी टिप्पणी क्या होगी? विपुल जी, एक बात कहना चाहता हूं। शायद कुछ लोगों को ये बात कड़वी लगे और पसंद भी ना आए। महज आईपीओ का ग्रे मार्केट देखकर अप्लाई करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जो आदमी या जो निवेशक ग्रे मार्केट देखकर अप्लाई करता है उसने एक तरह से, जो कहते हैं ना कि वो ब्लाइंडर अपने आप लगा लिए हैं, उसे सीमित दायरे में ही चीजें दिखती है, वो पूरे अपने चारों तरफ देख नहीं पाता। ग्रे मार्केट को कुछ हद तक मैनिपुलेट किया जा सकता है, प्राइस जैसे दिखाना है वो दिखाया जा सकता है। और मैं ये नहीं कहता हर कंपनी ये करती है, लेकिन इसकी स्वाभाविकता या ये संभावना जो है ये होती है। अगर आप पिछले सप्ताह ही की बात करें तो 3 इशू सोमवार को लिस्ट हुए थे, जिसमें से 2 का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो दूसरे दिन ही गायब हो गया और शेयर इशू प्राइस या उसके नीचे ट्रेड करने लगी। तो ये एक इंडिकेशन अवश्य है, लेकिन अगर आपको कंपनी पर भरोसा नहीं है तो सिर्फ ग्रे मार्केट देखकर अप्लाई न करें। कुछ होमवर्क कीजिए, कुछ मनी 9 के शो पर आकर सुनिए एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं और फिर निर्णय लीजिए कि आपको उस आईपीओ में पैसा डालना है कि नहीं। अब आ जाते हैं वेस्टर्न कैरियर पे। ये इसका जो धंधा है स्ट्रेट फॉरवर्ड धंधा है। कुछ इसके पास एक नीश है, ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, जिसके अंदर रेलवे और रोड लास्ट माइल कनेक्टिविटी करके ये क्लाइंट को सर्विस करता है। टफ बिजनेस है, मार्जिन ठीक ठाक है, लेकिन ग्रोथ कंटिन्यूअस न हो तो कंपनी के लिए एक नुकसान का काम हो सकता है। रिस्पॉन्स अच्छा आया है, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बिजनेस में कोई बड़ा एक रुचि की बात नहीं है या बहुत एक्साइटिंग बिजनेस नहीं है, इसमें ये ग्रे मार्केट ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक गिर चुका है।
चलिए, लेकिन आपने जो कार्यक्रम इस सवाल के उत्तर जो आपने देना शुरू किया, उसने कहा कि आपने कहा कि ये बात कड़वी लग सकती है। मैं कम से कम 4-5 कमेंट ऐसे आ चुके हैं कि मैं तो सिर्फ कार्यक्रम इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे अरुण जी की डांट अच्छी लगती है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी कड़वी बातें हैं वो लोगों को जो है दवा की तरह लगती है, और लोगों को लगता है कि नहीं, ये बातें अगर कही जा रही हैं तो समझाने के लिए की जा रही हैं, आपका पोर्टफोलियो सुधारने के लिए की जा रही हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये मैंने और किसी गेस्ट के साथ नहीं देखा कि लोग बाकायदा ये कह रहे हैं कि मैं तो अरुण सर की डांट खाने के लिए आया हूँ। तो ये भी अच्छी बात है सर आपके लिए। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं और संदीप जी के पास चलते हैं। संदीप जी, चलिए, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि मतलब ठीक है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम कम देखने को मिल रहा है, लेकिन अरकड़े डेवलपर्स में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या वहाँ पर प्रीमियम में सुधार है, और बाकी नंबर्स क्या वेस्टर्न के मुकाबले बेहतर हैं या कैसे दिखाई दे रहे हैं? अरकड़े की बात करें तो अगर आप अनुमति दें तो ये सर की डांट के ऊपर मैं भी एक चीज़ कहना बिल्कुल 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 कहिए सर। सर, बात यह है कि ये जो डांट लगा रहे हैं सर, ये हमारे दर्शकों के लिए या जितने भी निवेशक हैं उनके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक फिनोमिना होता है कैपिटल प्रिजर्वेशन, यानी कि अपनी पूंजी को बचाए रखना। बहुत कम लोग हैं इसके बारे में बात करते हैं। हर कोई कहेगा ये खरीद लीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन आपकी पूंजी बचाने को लेकर, क्योंकि पैसा आपके पास होगा, पैसा लगाएंगे बाजार में तभी पैसा बनेगा। तो जो कैपिटल प्रिजर्वेशन को लेकर सर का एक कॉल है, जिसे लोग डांट कह देते हैं, कड़वा कह देते हैं। कड़वी बातें हमेशा फ़ायदेमंद होती हैं और ये फ़ायदा आपका अरुण सर ही करवाते हैं। अब बात करते हैं अरकड़े की। अरकड़े को अगर आप देखें, तीनों में से सबसे बेटर रिस्पांस मिला था। ये 121 से 128 रुपये का प्राइस बैंड है। तो टिकट साइज़ भी आप देखें, जो प्राइस बैंड है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव था। 410 करोड़ का इशू है। पूरा पैसा भी कंपनी के पास आ रहा है, इसमें कोई ओएफएस भी नहीं है। और 113 गुना से ज़्यादा ये इशू भरता हुआ नजर आया था, जिसमें 172 गुना तो क्यूआईबी का पोर्शन भरा है। जितना टोटल भरा उससे ज़्यादा क्यूआईबी भरा। एनआईए भी 172 गुना के आसपास भरा। रिटेल का पोर्शन आप देखेंगे 54 गुना भरा है, और टोटल आप देखें 113 गुना का नंबर था। हालांकि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है यहाँ पे भी घटता हुआ दिखा है। 60 रुपये पर इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अब आता हुआ नजर आ गया है, क्योंकि एक समय ये 63 से शुरू हुआ, 70, 80, 86 रुपये तक भी चला गया था। अब ये घटकर 60 रुपये पर आ गया। अरकड़े डेवलपर सर, ग्रे मार्केट प्रीमियम 60 रुपये के आसपास का है। सब्सक्रिप्शन के आंकड़े अच्छे हैं। लिस्टिंग के लिए रखें या फिर लंबी अवधि का नज़रिया भी यहाँ अपनाया जा सकता है। जो लोग आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं या फिर बाद में जो हम अपलोड करेंगे देखेंगे, और उनको अलॉटमेंट अगर होती है, किस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए अरकड़े डेवलपर्स को लेकर के? आज रियल्टी पैक में भी अच्छी मजबूती है। विपुल जी, शेयर का भाव देखकर नजरिया बदलना नहीं चाहिए। अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो पहले दिन अगर आपको शेयर लग जाता है तो लिस्टिंग गेन लेकर उस काउंटर से हट जाइए। उसके बाद तय कीजिए अब आपको इसको लंबे अरसे के लिए लेना है या नहीं लेना है। और ये निर्णय उसी दिन लेने की भी दरकार नहीं है। ये ध्यान में रखिए, ये कंपनी को जून के नतीजे देने हैं। ये जून के नतीजे देगा और एक ही महीने के अंदर में सितंबर के नतीजे भी देगा। ये दोनों नतीजे देखने के बाद में भी आपको मौका मिलेगा कि क्या आप इसमें निवेश करना चाहते हो लंबे अवधि के लिए या नहीं। तो जल्दबाजी न करें। जो निर्णय आपने अप्लाई करते समय लिया है उसी को फॉलो करें कि क्या मुझे ये लिस्टिंग गेन के लिए है या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक सर, चलिए, तो जिन लोगों को भी सर ये, लेकिन ये इन दोनों पे एक सवाल पूछना भूल गए कि बहुत लोग जो मिस कर जाते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि अगर लिस्टिंग के दिन जो है उस शेयर को अप्रोच किया जाए और वहाँ जाके ख़रीदा जाए। तो इनमें से कोई ऐसा है जो आपको लगता है कि अगर जितनी उम्मीदें हैं उस प्रीमियम पे दर्ज ना हो तो सेकेंडरी मार्केट में भी ख़रीदा जा सकता है? क्योंकि बहुत लोगों के अंदर लालसा रहती है इसे खरीदने की। जी, सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि इसकी लिस्टिंग की प्राइस क्या होगी। अगर मान लीजिए आपने जो इसमें अंदाजा लगाया है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपने ये 125-30 का भाव और 60 रुपए का प्रीमियम 190, अगर आपको ये 200-210 में मिलता है लिस्टिंग के बाद, तो क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए? अवश्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर आपके उम्मीद से ज्यादा चल रहा है। दो नतीजे आपको एक सवा महीने में मिल जाएंगे। उसके बाद तय कीजिए कि कंपनी के प्रदर्शन देखने के बाद आपको पैसा डालना है कि नहीं। जल्दबाजी न करें। और ये महज एक शेयर है,
बाजार में कम से कम 8-9 हजार शेयर चलते हैं, कोई तो आपको पसंद आ जाएगा, उसमें निवेश कीजिए। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है, ये आपकी बात सही है। और इस बीच कुछ एक सवाल हमारे पास आए हैं काफ़ी सारे, और उनको ले लेते हैं और फिर संदीप के पास चलते हैं आज के आखिरी आईपीओ पे बातचीत करने के लिए। सवाल सर सबसे पहले तो पीएनजी ज्वेलर्स को लेकर के है, कल भी था आज भी है। कुछ लोगों ने वही गलती की जिस पे जो मेरा सवाल था, उस पर नहीं मिले आईपीओ में, फिर उसके बाद से लिस्टिंग के बाद लोगों ने लेने की कोशिश की है। कुछ लोगों के आईपीओ पे जो अलॉटमेंट हुई थी उसमें से आधे पे निकल गए हैं, आधे पे होल्ड करके रखे हैं। ये 2-3 तरह के सवाल हमारे पास हैं, मैं दोनों को मिला करके पूछ रहा हूँ। 800 से ऊपर की हाई लगाने, 848 का हाई लगाने के बाद ये शेयर 2 दिन लगातार टूटा है बुरी तरीके से। आज रिकवरी है 4-4.25% की। क्या सलाह रहेगी, इस बाउंस में निकल जाएं जो लोग ऊपर के लेवल पे हैं, और जो लोग आईपीओ में हैं उन्हें क्या वेट करना चाहिए अभी? आईपीओ के लिस्टिंग के कुछ जिसे कहते हैं ना, एक्सपीरियंस के तौर पर कुछ हम लोग ने एक रूल बनाए हैं। आईपीओ के पहले दिन जो ओपनिंग प्राइस होती है और उसके बाद जो हाई बनती है, अगर ओपनिंग प्राइस टूटकर जो वेटेड एवरेज उस दिन का होता है, अगर उसके नीचे शेयर ट्रेड करने लगे तो आपके पास जो भी इंट्राडे की पोजीशन है उसे आपको एक बार स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। ये एक जिसे कहते हैं अनरिटन रूल है, और कई सालों के तजुर्बे के साथ ये एक रूल बना है। लेकिन फक्र की बात यह है कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इस रूल को फॉलो करने से 99% से ज्यादा की सक्सेस रेशो मिली है। आपका जो निर्णय रहता है वो सक्सेसफुल होता है। इसी तरह अगर आप देखें कि यूफोरिया जो होता है, आप उसको लिस्टिंग मोमेंट जो 9:45 बजे जो भाव तय होता है उस समय आप कर सकते हो, लेकिन दिन जैसे जैसे बढ़ता है, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, वो यूफोरिया कंटिन्यू नहीं करता। अगर शेयर में वाकई में दम है तो शेयर अच्छा रहेगा, अगर दम कम है तो वो शेयर की प्राइस कीमत कम होती जाती है। अब आ जाइए पीएनजी पे, बहुत शानदार लिस्टिंग हुई थी, उसे सस्टेन नहीं कर पाई और तेजी से 2 दिन ये शेयर गिरा है। आज पूरे बाजार के साथ एक रिकवरी देखने को मिली है। ये सस्टेन करेगी या नहीं 1-2 दिन में पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपने वो ऊंचे के भाव में 800 या 800 के ऊपर लिया है तो मौका देखकर एक बार निकलने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि बाजार को अभी भी इसके एक सेटलमेंट करके एक प्राइस जिसमें ये ट्रेड करेगा वो तय करने में कुछ समय बाकी। ठीक, तो ये जहाँ कहीं भी मौका मिले 800 के ऊपर के आसपास का, तो आपको जहाँ मौका मिले एक बार के लिए निकल जाइए, प्राइस सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद भविष्य में जो है निर्णय लिया जाएगा इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बजाज हाउसिंग पर सर एक बहुत सारे सवाल हैं। बजाज हाउसिंग हम लगातार पिछले 3 जब से आईपीओ खुला हुआ और अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, और संदीप जी लगातार इस पर विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ पर अब चूँकि प्राइस जो है एक तरीके से स्थिर होता हुआ 163-164 के आसपास चल रहा है, क्या करना चाहिए? आईपीओ से भी बहुत लोगों ने कहा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें, बहुत लोग होल्ड करके रखे हुए हैं। कहाँ एग्जिट करना चाहिए वो पूछ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हायर लेवल पे लिया, जैसे कि बार बार लोग करते हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आज की रिकवरी को कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल बजाज हाउसिंग पे एक व्यू इस समय क्या होना चाहिए हर एंगल से? विपुल जी, मेरे जो गुरु हैं उनसे जो मैंने सीखा है लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपकी इजाजत लेकर मैं बोलना चाहता हूं। अरे सर आप बिल्कुल बोलिए। इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड। बात सही। ये जो चीज है सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब कोई चीज में आप फंस जाते हो तो निवेशक ये कहता है ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, उसे ये कहने में शर्म आती है कि मेरी गलती हो गई है, मैंने डिसिप्लिन नहीं रखा, मुझे निकल जाना चाहिए था लॉस करके। फिर वो बदलाव करके बोलता है ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। इसे मत अपनाइए। गलती सबसे होती है, ये बाजार ही ऐसा है कि गलतियां आपसे करवाता है। बिल्कुल। अब आ जाइए बजाज हाउसिंग।
बजाज हाउसिंग जो इशू प्राइस आई थी 70 रुपए पे आई थी, सभी का कहना था कि ये एक नई प्राइसिंग लेकर आ रहा है सेक्टर के लिए। इस सेक्टर में अब ये एक तरह से नई री रेटिंग होगी और ये शेयर अभी भी अपनी प्राइस डिस्कवरी करने के लिए चल रहा है। जी। ये जहां पर भी सेटल होगा, मेरे ख्याल से इसे 8-10 दिन और लगेंगे सेटल होने में, तब ये तय होएगा कि मार्केट लीडर की वैल्यू क्या होनी चाहिए और फिर उसके नीचे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर अपने अलग अलग वैल्यूएशन पे सेटल होंगे। आने वाले 8-10 दिन में बजाज हाउसिंग सेटल होगा और फिर पूरा क्षेत्र सेटल होगा। लेकिन जहां तक क्षेत्र का सवाल है, इसके अंदर में डिमांड जबरदस्त है। आपने आपके शो में कुछ समय पहले कहा कि हुडको पीएम के आवास योजना में 75,000 से 1 लाख करोड़ का नया निवेश करने वाला है। इसका साफ जाहिर मतलब ये निकलता है कि इस सेक्टर में इतनी बड़ी डिमांड है कि कितने भी रुपए आप इसमें डाल दो, निवेश कर लो, इसकी कमी है। उसी तरह जो इसके दिग्गज कंपनियां हैं जो बजाज हाउसिंग से कम एयूएम पर हैं, उनके पास, सभी के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि उनका बिजनेस ग्रो करे। मार्केट कैप के तौर पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि बजाज हाउसिंग की जो मार्केट कैप है, उसके बाद 2 नंबर से लेकर 9 नंबर की जो कंपनियां हैं उस क्षेत्र में, अगर उनका कुल मार्केट कैप आप निकाल लें तो बजाज हाउसिंग का मार्केट कैप इन 8 कंपनियों से ज्यादा है। कहीं ना कहीं कुछ स्टेबिलिटी, कुछ रैशनैलिटी आनी फिलहाल बाकी है। ये जब आ जाएगी तब एक फेयर ओपिनियन कि बजाज हाउसिंग कहां ट्रेड करना चाहिए वो भी सभी को मार्केट में समझ में आएगा। आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या अभी, क्योंकि सवाल इस तरह के हैं हमारे पास, क्या अभी भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं इस लेवल पे 160 163 पे? टेम्पटेशन है जवाब न देने का, लेकिन क्योंकि आपने बड़े प्रेम से सवाल पूछा है तो जवाब भी दे देता हूं कि मेरे ख्याल से जब तक ये प्राइस स्टेबिलिटी इसमें नहीं आती, टेम्पटेशन में मत पड़िए। कुछ दिन, 1 सप्ताह तक रुक जाइए इसकी प्राइस स्टेबल होने के लिए। प्राइस स्टेबल हो जाने दीजिए, लालच बुरी बला है इसीलिए कहा जाता है। चलिए संदीप जी के पास चलते हैं। संदीप जी बताइए, आज का जो आखिरी आईपीओ कल लिस्ट हुआ है, माफ़ कीजिएगा लिस्ट करें, बंद हुआ है, वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिली है? नॉर्दर्न आर्क कैपिटल ये तीसरा नाम है जिसका प्राइस बैंड 249 से 263 था। 777 करोड़ का इशू है, इसमें 500 करोड़ रुपए कंपनी के पास आए हैं, 277 करोड़ का ओएफएस था। ये आईपीओ इनफैक्ट मैं माफ़ कीजिए अरकादे के टाइम पे बोल गया कि ये सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। इनफैक्ट नॉर्दर्न आर्क ने बाजी मारी है, वो 113 गुना भरा था, ये 117 गुना टोटल सब्सक्राइब हुआ है और 242 गुना से ज़्यादा क्यूआईबी का हिस्सा भरा है, 147 गुना एनआईआई और रिटेल का हिस्सा आप देखिए 32 गुना, जो कि रिटेल आप देख रहे थे इन सभी आईपीओज में पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, लेकिन बाद में आप देखिए क्यूआईबी लास्ट दिन आए हैं और उस समय आप देखिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स उनका तीनों ही आईपीओज में देखने को मिला है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर आप बात करें तो इसमें आपको 125 रुपये का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो नॉर्दर्न आर्क में नजर आएगा। हालांकि इसमें भी कमी आई है, एक समय ये 202 रुपये भी पहुंच गया था। 17 तारीख की बात है, उसके बाद 160 हुआ, 128 हुआ, अब 125 की बात है और 120 रुपये के आसपास के जो नंबर्स हैं या 125, 120, 125 के बीच में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो फ्लक्चुएट करता हुआ दिख रहा है। चलिए सर, कई सारे मतलब जो कंपनी जो है माइक्रो फाइनेंस में भी है, इसके अलावा कंज्यूमर फाइनेंसिंग में भी है, धीरे धीरे करके ग्रो हो रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी यहाँ पर? और सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले हैं इन 3 आईपीओज में से, क्या कुछ इंडिकेट कर रहे हैं ये नंबर्स? विपुल जी, कल आपने एक पेचीदा सवाल पूछा था आईपीओ पर कि 3 आईपीओ हैं, इनको नंबर दें, 1, 2, 3। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आपको 2 टाइप के नंबर दिए थे। एक नंबर दिए थे सब्सक्रिप्शन कैसे, कहां पर करना चाहिए, और दूसरा पूछा था कि अगर आप मेरे को मेरा ओपिनियन पूछे तो क्या मैं नंबर दूंगा। ध्यान कर लीजिए उस बात को। और ये भी कि इसका जो बिजनेस है सबसे अच्छा लगा था मुझे, और ये कंपनी जो है
इसका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। सिर्फ एक चीज इसमें पसंद नहीं आई थी कि इसकी जो एंकर बुक थी उसमें कुछ ऐसा लगा था कि कमी है, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि लोगों ने उस बात को छोड़कर पूरे बिजनेस को लेकर इसे अप्रिशिएट किया है, इसलिए ये टॉप सब्सक्राइबिंग आईपीओ है। मेरे ख्याल से इसमें पैसा बनेगा। अब कितना बनता है ये ग्रे मार्केट वाले सही होते हैं या इससे ऊपर नीचे बनता है, ये समय बताएगा। 3 दिन के लिए राह देखनी चाहिए। मंगलवार को ये शेयर मंगलवार को ये शेयर लिस्ट होगा, तब उसकी आइडिया लग जाएगी। चलिए, अब इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन सर 1 2 3 एक बार फिर से कर दीजिए। नए दर्शक हमारे साथ होंगे तो उनके लिए भी 1 2 3 करना आसान होगा। और लिस्टिंग पे किस सब में निकलना है? जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया हुआ है, इनमें कौन सा ऐसा है जो लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहिए? बड़ा सिंपल है जी। अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है और अगर आपको शेयर मिलता है तो कोई भी शेयर हो आपको निकलना है। डिसिप्लिन उसके बाद बनाएंगे कि अब आपको लंबी अवधि के लिए नया निवेश करना है। रिजल्ट की राह देखिए। 2 रिजल्ट आपको मिलेंगे 1 महीने के बाद, मतलब ये जून के रिजल्ट और सितंबर के रिजल्ट, ये सभी कंपनी आपको देंगे। 2 नतीजों को देखने के बाद में आप रणनीति बना सकते हैं कि आपको क्या करना है। अब जहां पर आंकड़ों को देखकर अगर आप मेरे से नए नंबर मांगते हो तो मेरे ख्याल से 1 नंबर पे आएगा नॉर्दर्न आर्क, 2 नंबर पे आएगा आर्केड और 3 नंबर पे आएगा वेस्टर्न कैरियर। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शुक्रिया करने से पहले एक टिप्पणी और कर दीजिए सर। प्रीमियर को लेकर के बहुत देर से हमारे एक दर्शक है परेशान है। प्रीमियर एनर्जी के आईपीओ का इनको 2 लॉट अलॉटमेंट मिला था। एक अलॉटमेंट में इन्होंने 126% प्रॉफिट में सेल कर दिया है। एक लॉट पोर्टफोलियो में है। कह रहे हैं क्या करूं, सेल करूं या अभी लॉन्ग टर्म के लिए रहने दूं पोर्टफोलियो के अंदर। तो ये अगस्त में लिस्ट हुई है कंपनी सर, और अभी क्या करना चाहिए? प्रॉफिट एक 2 लॉट मिला था, एक लॉट में 126% का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं प्रीमियर एनर्जी। और इस शेयर की अगर हम बात करें तो ये शेयर जो है वो इसके लिए बोली जो है 27 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त के बीच में लगाई गई थी। और ये अगर लिस्टिंग अगर हम देखें वहाँ से अगर देखें तो ठीक ठाक 427 से 450 का प्राइस बैंड था। 450 का इशू प्राइस था। अभी 1134 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर हम देखें तो करीब 1-2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, कंपनी अच्छी है, लेकिन ये जो जिस धंधे में है उसमें बड़े बड़े प्लेयर और आ रहे हैं जिनकी क्षमता इस कंपनी से मल्टीपल टाइम होगी। मैं इशारा कर रहा हूं रिलायंस के तरफ और अडानी के तरफ, जो सोलर एनर्जी में बहुत बड़ा निवेश कर चुके हैं और उनके ऑन ग्राउंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो इसको जो आज के दिन एडवांटेज है कि ये बड़ी क्षमता वाली सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है, वो कुछ समय तक है। आने वाले दिनों में ये दोनों दिग्गज प्लेयर जो फिलहाल लिस्टेड नहीं है लेकिन उनके ग्रुप कंपनीज में ये धंधा हो रहा है, वो कैपेसिटी वाइज इससे बहुत बड़ी कैपेसिटी पर पहुंच जाएंगे। चलिए, तो चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब जो है इस सेगमेंट के बाद एक और ख़ास सेगमेंट है चुन चुन के, तो लगातार आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहिए। वाह, क्या आईपीओ है! शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।